बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लगे नक्सल प्रभावित ग्राम समनापुर बांधाटोला के बीच राशन सामग्री के लिए घूम रहे एक इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य नक्सली तालाब के पानी में कूदकर जंगल के रास्ते भागने में सफल हो गया। इस संबंध में बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने 18 सितंबर को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि विस्तार दलम से जुड़े बादल उर्फ ओसम मरकाम को हाकफोर्स के जवानों ने तालाब से सुरक्षित बाहर निकालकर हिरासत में लिया, जिसके पास से एक पिस्टल और कारतूस वाकी टाकी को भी बरामद किया गया। बताया गया कि यह दोनों नक्सली सादे ड्रेस में राशन के फिराक में घूम रहे थे। इसी बीच मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने इन दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही नक्सली तालाब में कूद गए, जहां से एक नक्सली फरार हो गया और दूसरा एसओजी के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार नक्सली को वापस लाते समय पुलिस पार्टी पर नक्सलियों ने फायर भी किया, जिसका जवाब देते हुए पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार नक्सली को सही सलामत वापस लाया। नक्सली बादल उर्फ ओसा पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपराध भी पंजीबद्ध है, जिसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने फरार नक्सली का नाम रुपेश बताया है, जिसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो वो तो इस लेवल पे चाल रहा है, परंतु उसके वहाँ नामजद अपराध होने चाहिए। तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, यदि उनके वहाँ पे नामजद अपराध नहीं होंगे तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको फिर नहीं मानेगी कि ये हमारे यहाँ इन्होंने जो घटना नहीं की है तो वहाँ नहीं देगी। लगभग पिछले 5-6 साल तक तो इन्होंने अभी बताया है, और भी हम उस चीज़ों को वेरीफाई करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करके ही उस पर विश्वास किया जा सकता है कि उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन कितनी सही है और तो ये सभी से जो नक्सल प्रभाव क्षेत्र से कम करने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा रही हैं, जिससे कि टूरिज्म पे या कान्हा नेशनल पार्क का जो आवागमन है, जो स्थानीय लोग जाते हैं, स्थानीय लोगों का रोजगार जिससे जुड़ा हुआ है, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। और पुलिस पूरी तरह से इसमें कमिटेड है। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से पुनः ही अपील भी करना चाहता हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग हैं हमको वहाँ पे सूचना भी मिलती है, और उन्हीं सूचनाओं के जो लोकल लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर भी पाते हैं इतनी सच्ची। तो लगातार हमारी सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई उस एरिया में चलेगी, और उसमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने दिया जाएगा। गिरफ्तार नक्सली बादल उर्फ ओसा के पूर्व में घटित मुठभेड़ से फिलहाल किसी भी प्रकार का लिंक नहीं होने की बात भी पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार की है, जिससे बसपहरा के जंगल में हुई कथित मुठभेड़ को लेकर उठ रहे सवाल अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अभी भी झामसिंह मामले में परिजनों की शिकायत पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। वहीं पुलिस की शिकायत पर दर्ज अपराध के आधार पर ही मामले की जाँच चल रही है। ऐसे में झामसिंह की मौत पुलिस की बुलेट से हुई या फिर नक्सली की, यह जांच का विषय बना हुआ है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि परिजन जब तक शिकायत नहीं करेंगे अपराध दर्ज करना संभव नहीं है। उनका कहना है कि फिलहाल उन्हें 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है। वहीं राज्य सरकार के आदेश पर CID जांच भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार झामसिंह की मौत को लेकर उठ रहे सवालों का पुलिस कैसे सामना करेगी। हालांकि 17 सितंबर को विस्तार दलम के सक्रिय सदस्य बादल मरकाम की गिरफ्तारी के बाद इस बात को भी बल मिलने लगा है कि झामसिंह मामले की जांच विस्तार दलम के नक्सलियों तक पहुंचकर थम जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है, जिसका हम लोग आने वाले 4-5-6 दिन में उपयोग करते हुए उनके संभावित ठिकाने और उनके जो डम्प्स हैं उनको निकालने का पहला फोकस है। और फिर इससे इतिहास जो है कि किसी किन घटनाओं में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रिकॉर्ड में हैं, परंतु इनके अलावा भी जो चीज़ें जो हमारी जानकारी में नहीं है, परंतु जिसमें हमने अज्ञात मान के चल रहे थे और पता चलेगा कि इनका इन्वॉल्वमेंट था, तो वो भी चीज़ें बढ़ेंगी। अभी वो पूरी डिटेलिंग करना बाकी है। ये नेम सिंह, उन्होंने झामसिंह के शव को स्थानांतरण करने का यह आरोप लगाया, कितना इत्तेफाक रखती है सर पुलिस उनके आरोप से? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि तथ्यात्मक जहाँ हमें मिला वहाँ हम तहसीलदार और सभी लोगों को लेकर वहाँ का पंचनामा है, और इसमें बिल्कुल भी किसी चीज़ की डाउट वाली बात नहीं है।
कि जो वहाँ पे मिला है वहाँ पर ही कार्रवाई की गई है, उसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। उनका जो यदि इस तरह का कोई आरोप है या इस तरह का कोई शिकायत है तो उसमें वैसी जांच करवा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से पहुंचकर बालाघाट में शराब और रेत जैसे कारोबारों पर अपना एक छत्र राज कर रहे राजेश पाठक के खिलाफ पवार समाज ने मोर्चा खोल दिया है। इसे लेकर शुक्रवार को पवार समाज के सैकड़ों पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राजेश पाठक पर रेत कारोबार की आड़ में अवैध और गैर कानूनी तरीके से स्वीकृत घाटों से इतर अन्य घाटों से भी बड़े पैमाने पर रेत चोरी करने का आरोप लगाया। साथ ही रेत कारोबारी राजेश पाठक पर उत्तर प्रदेश से अपने साथ आपराधिक प्रवृत्ति के युवाओं की टीम बुलाकर उनके माध्यम से अवैध कार्य कराने का भी आरोप लगाया है। पवार समाज के इन आरोपों की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन यह पूरा जिला जानता है कि राजेश पाठक इस समय जिले में एक बड़े रेत कारोबारी है। साथ में उनके कारोबार का आधार अवैध तरीके से भी फल फूल रहा है। उनके ऊपर इसके पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। इसके बावजूद उनके अवैध रेत कारोबार पर प्रशासन और माइनिंग विभाग का शिकंजा नहीं कसना सवालों को जन्म दे रहा है। यह पहली मर्तबा है जब सामाजिक तौर पर पवार समाज की ओर से उनके खिलाफ शिकायत की गई है। हालांकि इसके पीछे भी कुछ कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें गोलू ठाकरे जैसे पवार समाज के कारोबारी के साथ राजेश पाठक के बीच अनबन की खबरें प्रमुख मानी जा रही है। यह दोनों कारोबारी कभी आपस में मिलकर भी काम करते थे, लेकिन अब इनके बीच जम नहीं रही है, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद की दीवारें खड़ी हो गई है। इसी के चलते राजेश पाठक के द्वारा गोलू ठाकरे के विरुद्ध लालबर्रा थाने में शिकायत भी की गई है, जिसके बाद ही पवार समाज एक राय होकर अब राजेश पाठक के विरुद्ध लामबंद होने लगा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार पवार समाज रेत कारोबारी राजेश पाठक के विरुद्ध अपना रुख अख्तियार कैसे कर पाता है, क्योंकि यह दोनों ही कारोबारी भाजपा से जुड़े हुए हैं। इन दोनों पर ही अवैध कारोबार के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं पवार समाज के पदाधिकारियों के वो बयान जो उन्होंने शिकायत के पूर्व मीडिया को दिए हैं। बाहरी व्यक्ति बालाघाट जिले का जो रेत का टेंडर लेके बैठा है, जो टेंडर हुए हैं उसमें जो लीगल है उन घाटों में रेत वो बेचे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने पूरे बालाघाट ज़िले में जहाँ भी जिन नालों से चाहे नदियों से जिन घाटों से भी रेत निकल रही है, उन घाटों से रेत निकाल कर वहाँ के जो ट्रैक्टर वाले हैं, वहाँ के जो ग्रामीण जन हैं, वो काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर और पूरे बालाघाट में अपना साम्राज्य समझ बैठे हैं। ये व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए और प्रशासन के माध्यम से इन चीज़ों पर जांच भी होनी चाहिए। जिन घाटों का इनको टेंडर मिला है उन्हीं घाटों पे काम करें। हम समाज के लोग आज इस बात को लेकर जो अभी पिछली बार कुछ देवेंद्र ठाकरे उनके द्वारा जो उनके साथ जो विवाद हुआ है उसमें अनर्गल रूप से केस लगाया गया है, उसमें भी हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन इसकी जांच करके जो लीगल है उस पर कार्रवाई करे। कहाँ और क्या केस लगाया गया? अभी जो भाड़ामुरी के पास पांड्या छपारा और भाड़ामुरी के बीच में कोई जंगल में इन लोगों ने रेत निकाल रहे थे, अवैध उत्खनन कर रहे थे। उसमें शायद सिवनी से DFO, उगली के TI, लालबर्रा TI, ये सब लोगों ने मिलकर इनको अटैक किया और उसमें गोलू ठाकरे को ज़बरदस्ती प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें लालबर्रा थाने में FIR भी है राजेश पाठक जी द्वारा। शिकायत हो चुकी है, अवैध उत्खनन को लेकर आए दिन शिकायत होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता प्रशासन। तो आगे आप लोग के समाज का क्या रुख रहेगा इस उत्खनन के मैं साथ? समाज की बात नहीं करूंगा, इस टाइप से जो हरकतें हो रही है उसमें काफ़ी लोग प्रताड़ित है। आज तो समाज का व्यक्ति प्रताड़ित है, उसने अपनी बात रखा जिस बात को लेकर हम लोग यहाँ अपनी बात रखने आए। लेकिन जिले का काफ़ी व्यक्ति, काफ़ी वर्ग परेशान है इस बात को लेकर और यदि ऐसी स्थिति रहेगी तो हम एक जन आंदोलन भी करेंगे। तो हमारे समाज के व्यवसायी युवाओं को ये खुद अवैध उत्खनन कर रेत भंडारित कर उसे विक्रय करने की जो पॉलिसी अपनाई जा रही है, और जब हमारे समाज के युवा यदि प्रशासन के सहयोग के लिए जब प्रशासन को सहयोग करते हुए सूचना देते हैं, उस पर अवैध कार्रवाई करवाते हुए उनके ऊपर झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। प्रशासन से हम यही मांग कर रहे हैं समाज की ओर से, इसकी उचित जाँच की जाए। अगर दोषी हो, चाहे वो हमारे समाज का हो या रेत ठेकेदार राजेश पाठक जी क्यों ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए एवं अपराध को अंकुश आना चाहिए। अपराध को नियंत्रण करना चाहिए, प्रशासन का कार्य है। बाहर के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए हुए हैं, उन लोगों पे अंकुश होना चाहिए और हमारा बालाघाट जिला
जो शांतिपूर्ण जिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ की शांति व्यवस्था को जो भंग किया जा रहा है, उस शांति व्यवस्था को पुनः प्रशासन से निवेदन है कि बहाल किया जाए। ओबीसी आरक्षण के प्रेरणा स्रोत ईवी रामास्वामी पेरियार जयंती पर ओबीसी महासभा बिरसा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और पेरियार के छायाचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद उनके योगदान के बारे में ओबीसी के युवाओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सरपंच दीनू दयाल पंचेश्वर, मरारमाली समाज के अध्यक्ष महेश पंचेश्वर और कुमदास बाहेश्वर प्रमुख रूप से शामिल हुए। पेरियार के जीवन दर्शन पर ओबीसी हेमेंद्र साहू ने विचार रखे। इसके बाद आरक्षण क्यों जरूरी है और ओबीसी आरक्षण को लेकर अब तक हो रहे खिलवाड़ों पर भी उन्होंने उपस्थित ओबीसी समाज के युवाओं को जागरूक किया। 17 सितंबर को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 35 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 13 लांजी तहसील के, 3 बिरसा के, 2 किरनापुर के, 7 लालबर्रा के, 6 बालाघाट के, 2 लामता के, 1 खैरलांजी और 1 वारासिवनी का मरीज शामिल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम मनेरी के 3 मरीज, लांजी के 6 मरीज, ग्राम बड़गांव का 1, टेडवा के 3 मरीज, बिरसा तहसील के भीमजोरी के 2 मरीज एवं पीपलटोला का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम कांदरी कला का 1 मरीज, कनेरी का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम पिपरिया का 1, बघोली का 1, बमनी का 1, मानपुर के 2, बिरसोला के 2 मरीज, लालबर्रा का 1 मरीज, मोती नगर रामटेक्कर गली बालाघाट के 2 मरीज, वार्ड नंबर 1 बूढ़ी बालाघाट का 1, वार्ड नंबर 12 बालाघाट का 1, वार्ड नंबर 19 बगीचा टोला का 1, बालाघाट तहसील के ग्राम हीरापुर का 1 मरीज, बनिया टोला वारासिवनी का 1, खैरलांजी तहसील के ग्राम भौरगढ़ का 1 एवं वार्ड नंबर 5 वारासिवनी का 1 मरीज शामिल है। इन मरीजों में 29 पुरुष एवं 6 महिला मरीज है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 665 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 277 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 379 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 3 मरीजों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में नवरात्रा पर देवी पंडाल सजेंगे। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार सभी कलेक्टर को आयोजन के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें प्रतिमाओं की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक का आकार तय कर दिया गया है। आयोजन संचालकों के साथ छोटे स्तर पर इलाके में लगने वाली झांकियों पर 8 नियम लागू रहेंगे। इसका पालन कराना जहां प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, वहीं नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है।